हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी, ये कहा है स्वामी विवेकानंद जी ने। तो यदि आप संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी आप लोगों को भी सफलता प्राप्त होगी। तो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आप लोगों को भी कड़ी मेहनत करना है और संघर्ष करना है। फ्रेंड्स, मैं हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों की वीडियो लगातार डाल रही हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आता होगा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक लगातार पहुँचती रहे। और फ्रेंड्स, मैंने अब पीडीएफ भी डालना शुरू किया है। अभी थोड़ी बहुत पीडीएफ डाली है, एक दो पीडीएफ, और धीरे धीरे मैं सारी पीडीएफ डाल दूंगी। और इसके लिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। कृपया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और सारी पीडीएफ आप लोगों को वहीं पर मिलेगी। तो चलिए आज के अपने टॉपिक पे आ जाते हैं और शुरू करते हैं। संविधान की मूल संरचना, ये मैंने आज टॉपिक लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पॉलिटिकल साइंस में आज मैंने चैप्टर 11 लिया है, संविधान की मूल संरचना। तो आज हम संविधान की मूल संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो मूल संरचना का प्रादुर्भाव। संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं, यह विषय संविधान लागू होने के एक वर्ष पश्चात ही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आया। तो जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो उसके एक वर्ष पश्चात ही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न आया। शंकरी प्रसाद मामले 1951 में पहले संशोधन अधिनियम 1951 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। तो जो पहला संविधान संशोधन अधिनियम हुआ 1951 में, शंकरी प्रसाद मामला था ये। तो उसमें संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई, जिसमें संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद में अनुच्छेद 368 में संशोधन की शक्ति के अंतर्गत ही मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति अंतर्निहित है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद में जो अनुच्छेद 368 है, संशोधन की शक्ति के अंतर्गत ही, संशोधन की जो शक्ति के अंतर्गत ही मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति जो है वो अंतर्निहित है, यानी उसके अंदर ही यह निहित है। अनुच्छेद 13 में विधि, लॉ शब्द के अंतर्गत मात्र सामान्य विधियां यानी कानून, विधियां ही आती हैं। संवैधानिक संशोधन अधिनियम संवैधानिक नियम नहीं, संवैधानिक जो संशोधन अधिनियम या संवैधानिक नियम नहीं आते इसके अंतर्गत। इसलिए संसद संविधान संशोधन अधिनियम पारित कराकर भौतिक अधिकारों को संक्षिप्त कर सकती है अथवा किसी मौलिक अधिकार को वापस ले सकती है। लेकिन गोलकनाथ मामले 1967 एग्जाम में, गोलकनाथ मामला, केशवानंद भारती मामला, मिनरवा मिल मामला, ये सारे बहुत पूछता है। तो इसलिए मैंने इसमें काफी थोड़ा डिटेल लिया है, जिससे आप लोगों को समझने में भी आसानी हो और आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से क्लियर कर सकें। तो लेकिन गोलकनाथ मामला जो था 1967 में, सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी पहले वाली स्थिति बदल ली। तो जो गोलकनाथ का मामला था 67 में आया, तो उसमें पहले वाली स्थिति को बदल लिया सर्वोच्च न्यायालय ने। इस मामले में 70वें संशोधन अधिनियम, तो यह जो मामला था गोलकनाथ का, वो 17वां अधिवेशन था, संशोधन अधिनियम था कि संवैधानिक वैधता 1964 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई, जिसमें नवीं अनुसूची, 9th जो अनुसूची थी, नवीं अनुसूची थी, राज्य द्वारा की जाने वाली कुछ कार्रवाइयों को जोड़ दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि मौलिक अधिकारों को लोकोत्तर तथा अपरिवर्तनीय स्थान प्राप्त है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि मौलिक जो अधिकार है हमारे, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वो अपरिवर्तनीय, उनको स्थान प्राप्त है। न किसी भौतिक अधिकार को वापस ले सकती है, तो न ही किसी जो है अधिकार को वापस ले सकती है। संवैधानिक संशोधन अधिनियम 13 के आशय के अंतर्गत एक कानून है
और इसलिए किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने में सक्षम नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय ने यह सब कहा है। गोलकनाथ मामले 1967 में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की प्रतिक्रिया में संसद में 24वां संशोधन अधिनियम 1971 अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम ने अनुच्छेद 13 तथा 368 में संशोधन कर दिया और घोषित किया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को मौलिक अधिकारों को सीमित करने अथवा किसी मौलिक अधिकार को वापस लेने की शक्ति है। तो इसमें देखिए, इस अधिनियम ने जो 13 था अनुच्छेद और 368 में संशोधन किया कर दिया और घोषित किया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को जो मौलिक अधिकार हैं उनको सीमित करने अथवा किसी मौलिक अधिकार को वापस लेने की भी शक्ति प्राप्त है। तो गोलकनाथ मामले में ये आया और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के आशय के अंतर्गत एक कानून नहीं माना जाएगा। हालांकि केशवानंद, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, हालांकि केशवानंद भारती मामला जो था 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में अपने निर्णय को प्रत्यादिष्ट कर दिया और इसमें 24वें संशोधन अधिनियम 1971 की वैधता को बहाल रखा। तो इसमें जो 24वां संशोधन अधिनियम था, जब 1973 में केशवानंद भारती मामला आया तो 1971 की वैधता को उसको जो है बहाल रखा यानी जारी रखा और व्यवस्था दी कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है। और सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि जो मौलिक अधिकार हैं उसको संसद जो है सीमित भी कर सकती है अथवा किसी अधिकार को वापस ले सकती है। तो इसमें यह व्यवस्था दी गई, सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि मौलिक अधिकार जो है उसको सीमित भी किया जा सकता है, उनको कम किया जा सकता है और उनको किसी भी अधिकार को वापस भी संसद ले सकती है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने एक नया सिद्धांत दिया, संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर। तो एक नया सर्वोच्च न्यायालय ने एक सिद्धांत दिया कि संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर का इसने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद के संवैधानिक अधिकार उसे संविधान की मूल संरचना को ही बदलने की शक्ति नहीं देते। इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसका अर्थ यह हुआ कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती। पहले देखिए दिया था कि सीमित कर सकती है, लेकिन फिर अब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो है संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती अथवा वैसे मौलिक अधिकारों को वापस नहीं ले सकती जो संविधान की मूल संरचना से जुड़े हैं। तो इसमें यह दिया है कि जो संविधान की मूल संरचना है, जो संविधान का मूल ढांचा है, उसमें परिवर्तन या उसको वापस संसद नहीं ले सकती और उसको सीमित भी नहीं कर सकती। ठीक। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के मूल ढांचे में इंदिरा नेहरू गांधी मामला, ये मामला आया 1975 में, पुनः पुष्टि की गई। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 39वें संशोधन अधिनियम 1975 के एक प्रावधान को रद्द कर दिया जिसमें प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित चुनावी विवादों को सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया था। ठीक। न्यायालय ने यह कहा, यह प्रावधान संसद की संशोधनकारी शक्ति के बाहर है क्योंकि संविधान के मूल ढांचे पर यह चोट करता है। तो जब ये मामला आया इंदिरा गांधी वाला, तो इसमें ये कहा जो है सर्वोच्च न्यायालय ने, यह प्रावधान संसद की संशोधनकारी शक्ति के बाहर है क्योंकि यह संविधान का जो मूल ढांचा है, जो मूल संरचना है, उस पर यह प्रहार करता है, चोट करता है। नेक्स्ट है हमारा, मूल संरचना के सिद्धांत की प्रतिक्रिया में संसद में 42वां संशोधन अधिनियम पारित कर दिया गया। इस अधिनियम ने अनुच्छेद 368 को संशोधित कर यह घोषित किया कि संसद की जो विधायी शक्तियां हैं उनकी कोई सीमा नहीं है। तो संसद की विधायी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, यह घोषित किया गया इस अधिनियम जो है द्वारा। और किसी भी संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इसमें यह कहा गया कि किसी भी संविधान संशोधन को, कोई भी संशोधन संसद करती है तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती किसी भी आधार पर, चाहे वह मौलिक हो, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ही क्यों न हो। तो इसमें यह कहा गया कि चाहे वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ही क्यों न हो, लेकिन उसमें जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल मामले 1980 में इस प्रावधान को अमान्य करार दिया। तो फिर आगे चल के मिनर्वा मिल मामला जो आया, तो इस प्रावधान को इसको जो है सर्वोच्च न्यायालय ने अमान्य कर दिया क्योंकि इसमें न्यायिक समीक्षा के लिए कोई स्थान नहीं था। इसका मतलब यह है कि इसमें न्यायिक समीक्षा के लिए कोई स्थान नहीं था, यानी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है, मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है, उल्लंघन किया जाता है, तो इसमें
न्यायिक समीक्षा के लिए कोई स्थान नहीं था, इसलिए इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मामले में अमान्य करार कर दिया। जो संविधान की मूल विशेषता थी, संविधान की या उसकी जो है मूल विशेषता यही है कि मौलिक अधिकारों या जो भी हमें अधिकार प्राप्त हो उसकी न्यायिक समीक्षा हो। अनुच्छेद 368 में संबंधित इस मूल संरचना के सिद्धांत को इस मामले पर लागू करते हुए न्यायालय ने यह व्यवस्था दी, चूंकि संविधान ने संसद को सीमित संशोधनकारी शक्ति दी है, इसलिए उस शक्ति का उपयोग करते हुए संसद इसे चरम तथा निरंकुश सीमा तक नहीं बढ़ा सकती। तो यह है कि संसद को सीमित संशोधनकारी शक्ति दी है, इसलिए उस शक्ति का उपयोग करते हुए संसद इसे चरम अथवा निरंकुश सीमा तक नहीं बढ़ा सकती है। वास्तव में सीमित संसद को संशोधन कार्य शक्ति संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है, अतः इस शक्ति की सीमाबद्धता को नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो इस शक्ति की जो सीमाबद्धता थी, जो उसकी सीमा थी, उसको हम नष्ट नहीं किया जा सकता। पुनः देखिए 52वां मामला आया 1981 में। तो 52वां मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना के सिद्धांत को मानते हुए यह स्पष्ट किया कि 24 अप्रैल 1973 अर्थात केशवानंद भारती मामले में फैसले का दिन था। ये 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती मामले का फैसले का दिन के बाद अधिनियमित संविधान संशोधनों पर लागू होगा। तो फ्रेंड्स, वर्तमान स्थिति हमारी क्या है, आपने इतना देखा। वर्तमान स्थिति यह है कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान के किसी भी भाग में मौलिक अधिकारों सहित में संशोधन कर सकती है। यानी वर्तमान स्थिति यह है कि जो अनुच्छेद 368 है उसके अनुसार, उसके अधीन संसद किसी भी संविधान के किसी भी भाग में, चाहे वो मौलिक अधिकार ही हो, उनमें संशोधन कर सकती है, बशर्ते, लेकिन इसके साथ शर्त यह है कि इससे संविधान की मूल संरचना प्रभावित ना हो। लेकिन इससे संविधान की मूल संरचना या मूल ढांचा जो है संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती इस तरीके से। तो उस पे कोई प्रभाव ना पड़ता हो, वो मूल ढांचा जो हो प्रभावित ना हो, तो संसद संशोधन कर सकती है। वर्तमान हमारी स्थिति यह है। विभिन्न फैसलों के आधार पर निम्नलिखित मूल संरचना अथवा इसके तत्वों, अवयवों, घटकों के रूप में पहचान की जा सकती है। संविधान की सर्वोच्चता। भारतीय राजनीति की सार्वभौम, लोकतांत्रिक तथा गणराज्यात्मक प्रकृति, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, फोर्थ है विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्ति का विभाजन, फिफ्थ है संविधान का संघीय स्वरूप, सिक्स है राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, सेवंथ है कल्याणकारी राज्य, सामाजिक आर्थिक न्याय, एट्थ है न्यायिक समीक्षा, नाइन्थ है व्यक्ति स्वतंत्रता एवं गरिमा, संसदीय प्रणाली, 11th है कानून का शासन, 12th है मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच सौहार्द और संतुलन, 13 है समत्व का सिद्धांत, 14 है स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव, 15 है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, 16 है संविधान संशोधन की सीमित शक्ति, 17 है न्याय तक प्रभावकारी पहुंच, 18 है मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत या सार तत्व, 19 है अनुच्छेद 32, 136, 141 तथा 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त शक्तियां, 20 है अनुच्छेद 226 तथा 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की शक्ति। तो ये हमारे 20 है सब, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता अवयव घटक हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। और अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।